नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक प्रसिद्ध कहानी वेश्या की लड़की। यह कहानी हिंदी के प्रथम दशक और द्वितीय दशक के अंतर्गत आने वाली प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, हिंदी कहानी विधा की शुरुआत लगभग द्विवेदी युग से मानी जाती है और सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी महान लेखिका उस समय एक आधी ही हुआ करती थी। जिस समय सुभद्रा कुमारी चौहान जी साहित्य में अपना अनुपम योगदान दे रही थी, उस समय हिंदी साहित्य में महिला लेखिकाओं की बहुत अधिक कमी थी। बहुत मुश्किल से एक दो लेखिकाएं ही मिलती थी। तो ऐसे महिलाओं के लिए विषम कठिन समय में भी सुभद्रा कुमारी जैसी प्रतिभाशालिनियों की लेखनी चल रही थी। तो उन्होंने स्त्री के दर्द को समझा और स्त्री विमर्श को संबोधित करती हुई यह अत्यंत मार्मिक कहानी लिखी, जिसका नाम है वेश्या की लड़की। तो आइए चलते हैं कहानी पर। छाया प्रमोद की सहपाठिनी थी। प्रमोद नगर के एक प्रतिष्ठित और कुलीन ब्राह्मण परिवार का लड़का था और छाया थी नगर की एक प्रसिद्ध नर्तकी की इकलौती कन्या। नगर में एक बहुत बड़ा राधा का मंदिर था, जहाँ न जाने कितना सदाव्रत रोज बढ़ता था। सैकड़ों साधु संत मंदिर में पड़े पड़े राजभवन में भगवत भजन करते थे, मन माना भोजन करते और मन माना अनाचार। छाया की माँ इसी मंदिर की प्रधान नर्तकी थी। मंदिर को छोड़कर दूसरी जगह वह गाने बजाने कभी न जाती। मंदिर के प्रधान पुजारी की उस पर विशेष कृपा थी, इसीलिए उसे किसी बात की कमी नहीं थी। गंगा के किनारे उसकी विशाल कोठी थी, जहाँ से सदा संगीत की मधुर ध्वनि आया करती थी। नगर के संगीत प्रेमी जब स्वयं ही उसके यहाँ पहुँच जाते तो राजरानियाँ उन्हें निराश न करती, किंतु वह किसी के यहाँ बुलाने पर गाने के लिए नहीं जाती। छाया इसी राजरानी की इकलौती कन्या थी। राजरानी की सारी आशाएं इसी कन्या के ऊपर अवलंबित थी। विद्या अध्ययन की ओर छाया की अधिक रुचि देख राजरानी ने उसे स्कूल में भर्ती करवा दिया। छाया नगर की एक कुछ पुरानी प्रथा के अनुयायियों के विरोध करने पर भी कुलीन घर की लड़कियों के साथ पढ़ते पढ़ते कॉलेज पहुंच गई। और जिस दिन पहल वह कॉलेज पहुंची, प्रमोद से उसकी पहचान हो गई। यह पहचान बनकर ही न रह सकी। धीरे धीरे वह मित्रता में परिवर्तित हुई और अंत में उसने प्रणय का रूप धारण कर लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि परिवार वालों का विरोध, तिरस्कार और प्रताड़ना न तो प्रमोद को ही उसके पद से विचलित कर सकी और न छाया को। विवाह के लिए उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट में रजिस्ट्री होने के बाद आर्य समाज मंदिर में उनका विवाह वैदिक रीति से संपन्न हुआ। अग्नि को साक्षी देकर वह दोनों पति पत्नी के पवित्र बंधन में बंध गए। बचपन से ही कुलीन घर की लड़कियों के साथ मिलने जुलने रहने के कारण उनके रीति रिवाजों को देखते देखते छाया के हृदय में एक कुलवधू बनकर जीवन बिताने की प्रबल उत्कंठा जागृत हो उठी थी। प्रमोद के साथ विवाह सूत्र में बंधकर छाया ने उसी सुख का अनुभव किया। वह एक कुलवधू की ही तरह प्रमोद के इशारों पर नाचना चाहती थी। प्रमोद के नहा चुकने पर अपने हाथों से ही प्रमोद के कपड़े धोती। अभ्यस्त न होने पर भी दोनों समय प्रमोद के लिए अपने हाथ से ही भोजन बनाती और थाली परोसने के बाद जब प्रमोद भोजन करते उन्हें पंखा झला करती। प्रमोद के भोजन कर चुकने के बाद उनकी जूठी थाली में भोजन करने में वह एक अकथनीय सुख का अनुभव करती थी। इससे पहले इस प्रकार काम करने का उसका जीवन में कभी कोई अवसर नहीं आया, किंतु धीरे धीरे उसने अपने आप को ऐसा अभ्यस्त कर लिया कि उसे कोई काम करने में कठिनाई नहीं होती। राजरानी को पुत्री की परिस्थितियों का पता लगता था। वह सोचती थी कि मेरी साथ रहकर छाया यहाँ रानियों की तरह हुकूमत कर सकती थी। बड़े बड़े विद्वान रईस तक यहाँ आकर उसकी कदम पोसी कर जाया करते थे, किंतु उसकी तो मत ही पलट गई। अपने आप को उसने दासियों का सा जीवन दे दिया। छाया को वह किस प्रकार फिर से अपने चंगुल में फांस लेने में प्रयत्न करने लगी वह, परंतु सोचती ऐसा आराम में पली हुई लड़की कितने दिनों तक कष्ट भोगेगी, कभी न कभी चेतेगी और आवेगी। किंतु छाया तो माता के घर के ऐसा आराम को घृणा की दृष्टि से देखती थी। यहाँ वह इस कष्ट में भी जिन सुख का अनुभव करती थी, उसकी आत्मा को जितनी शांति मिलती थी, उस रूप के हाट में, उस वैभव की चकाचौंध में उसके शतांश का भी स्वप्न देखना उसके लिए दुराशा मात्र थी। छाया प्रमोद के विशुद्ध और पवित्र प्रेम के ऊपर संसार की सारी विभूतियों को निछावर कर सकती थी। प्रमोद के साथ यह छोटा सा मकान उसे नंदनवन से अधिक सुहावना जान पड़ता था। सारांश यह कि छाया को कोई इच्छा न थी। प्रमोद का प्यार और उनके चरणों की सेवा का अधिकार वह सब कुछ पा चुकी थी। प्रमोद के विवाह के बाद
प्रमोद के माता पिता ने उन्हें अपने परिवार में सम्मिलित नहीं किया। अपने एकलौते बेटे को त्याग देने में उन्हें बहुत कष्ट था, किंतु प्रमोद के इस कृत्य ने समाज में उनका सिर नीचा कर दिया था और वह प्रमोद को क्षमा न कर सके। स्वाभिमानी प्रमोद ने भी माता पिता से क्षमा की याचना नहीं की। अपनी समझ में उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया, इसीलिए शहर में ही पिता ने कई मकानों को बनवा रखा था। फिर भी वे एक किराए के मकान में रहने लगे। परिवार और समाज ने प्रमोद को त्याग दिया, किंतु उनके कुछ अपने ऐसे मित्र थे जो उन्हें इस समय में भी अपनाए हुए थे। अपने इस छोटे से गिने चुने मित्रों के संसार में छाया के साथ रह प्रमोद को अब किसी और वस्तु की आवश्यकता न थी। आर्थिक कठिनाइयां कभी बाधा बनकर उनके इस सुख के सामने खड़ी हो जाएंगी, प्रमोद को इसका ध्यान न था। कॉलेज के प्रोफेसरों और प्रिंसिपल की उसके साथ बड़ी सहानुभूति थी। उसका आचरण कॉलेज में बड़ा उज्जवल रहा और वे परीक्षाओं में सदा पहले ही आए थे, इसलिए वह थोड़ा प्रयत्न करने पर वहाँ प्रोफेसर हो सकती थी। परंतु सुख की आत्मविस्मृति तक बाह्य आवश्यकताओं की पहुँच कहाँ। कॉलेज में एक दिन हिंदी के प्रोफेसर का स्थान खाली भी हुआ, किंतु प्रमोद अपने सुख में इतना भूल गए कि उन्हें और किसी बात का स्मरण ही न रहा। उनके मित्रों और छाया ने एक दो बार उन्हें इस पद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने को कहा, किंतु उनका यह उत्तर सुनकर, क्यों मुझे अपने से दूर भगाना चाहती हो छाया? छाया चुप हो गई। उससे अधिक कहने का साहस न हुआ। वह प्रमोद के भावुक स्वभाव से भली भांति परिचित थी। छोटी छोटी साधारण बातों का भी उनके हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था। यौवन जनित उन्माद और लालसाएं चिरस्थायी नहीं होती। इस उन्माद के नशे में जिसे हम लोग प्रेम का नाम दे डालते हैं, वह वास्तव में प्रेम नहीं, वासनाओं की प्यास मात्र है। लगातार 6 महीने तक छाया के साथ रहकर अब प्रमोद की आंखों में भी छाया के प्रेम और सौंदर्य का वह महत्व न रह गया जो पहले था। अब वह नशा कहाँ। उन्हें अपने कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हुआ। अब उन्हें ऐसा जान पड़ता जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी भूल कर डाली। आर्थिक कठिनाइयाँ भी उन्हें पद पर परसूल की तरह कष्ट पहुँचा रही थी। इसके अतिरिक्त माता पिता के स्नेह का अभाव उन्हें बहुत खटकता था। उनका चित्त व्याकुल सा रहता। बार बार उन्हें स्नेह की शीतल छाया में दौड़कर शांति पाने के लिए उनका चित्त चंचल उड़ता। माता पिता के स्नेह में जो शीतलता, ममता का मधुर दुलार और जो एक प्रकार की अनुपम शांति मिलती थी, वह उन्हें छाया के पास नहीं मिलती। छाया के प्रेम में उन्हें सुख मिलता था, शांति नहीं। स्नेह मिलता था, शीतलता नहीं। आनंद मिलता था, पर तृप्ति नहीं। हाँ, प्यास और तीव्र होती जान पड़ती। आनंद और सुख के जलन की मात्रा अधिक मालूम होती। वे माता पिता के स्नेह के लिए अत्यधिक विकल रहते, किंतु जब माता पिता ने ही उन्हें अपने प्रेम के पालने से उतार दिया, तब वो क्या करें। स्वयं उनके पास जाकर उनके प्रेम और दया की भिक्षा मांगना प्रमोद के स्वाभिमानी स्वभाव के विरुद्ध था। प्रमोद का स्वास्थ्य भी अब पहले जैसा नहीं रह गया। दुश्चिंताओं व आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे बहुत कृशकाय और विक्षिप्त से रहते थे। समाज में भी वह मान प्रतिष्ठा न थी। हर स्थान पर उनके इस विवाह की चर्चा सुनाई देती। प्रमोद के इस कार्य से ही नहीं, स्वयं प्रमोद से भी किसी को किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं रह गई। सब लोग प्रायः यही कहते कि प्रमोद 2 ही 3 साल के बाद अपने इस कृत्य पर पछताएगा। यह विवाह प्रमोद सरीखे विवेकी और विद्वान युवक के अनुकूल नहीं हुआ। ठहरी तो आखिर वेश्या की ही लड़की ना, कितने दिन साथ देगी। वेश्याएं भी भला किसी की होकर रहती हैं या यही रहेगी। इस प्रकार ना जाने कितने तरह के आक्षेप प्रमोद को सुनने में आते। इन सब बातों को सुनकर प्रमोद की आत्मा विचलित हो उठी। उन्हें इन सब बातों का मूल कारण छाया ही जान पड़ी। वे सोचते, कहाँ से मेरी छाया से पहचान हुई। न उससे मेरी पहचान होती, न विपत्तियों का समूह इस प्रकार मुझ पर टूट पड़ता। वे अब छाया से कुछ खिंचे खिंचे से रहने लगे। उनके प्रेम में अब शिथिलता आने लगी। छाया का मूल्य उनकी आंखों में घटने लगा। पर प्रमोद स्वयं ये सब न चाहते थे। छाया में वेश्या की लड़की होने के अतिरिक्त और कोई अवगुण नहीं था। वे विवश थे। हृदय के ऊपर किसका वश चलता है। वे अपने व्यवहार पर स्वयं ही कभी कभी दुखित हो जाते, फिर वही भूल करते। कभी कभी औरों के सामने भी छाया से ऐसा व्यवहार कर बैठते जो अनुचित कहा जा सकता था। छाया सुख की छाया में पलकर ही बड़ी हुई थी। अपमान, अनादर और तिरस्कार के ज्वाला में संसार से वह कभी परिचित न हुई। अब पद पद पर उसे प्रमोद से प्रेम के कुछ मीठे शब्दों के स्थान पर तिरस्कार से भरा हुआ अपमान मिलता था।
प्रमोद में इस परिवर्तन के बाद भी छाया ने समझ लिया था कि प्रमोद के हृदय में उसने एक ऐसा स्थान बना लिया है जिस तक किसी की पहुंच नहीं। उसे इसी में संतोष था कि एक कुलवधू को इसके अतिरिक्त और क्या चाहिए। पत्नी के रूप में पहुंचकर छाया ने अपना अस्तित्व ही मिटा दिया। प्रमोद के चरणों में उसने थोड़ा सा स्थान बना लिया और यही उसकी साधना थी। और इसी साधना के बल पर ही वह प्रमोद का किया हुआ अपमान तिरस्कार हंसकर सह सकती थी। उसके ऊपर उस अपमान और तिरस्कार का अधिक प्रभाव न पड़ता। प्रमोद की जरा हंसकर बोलने पर वह सब भूल जाती। उसे कुछ याद रहता तो केवल प्रमोद का मधुर व्यवहार। प्रमोद के माता पिता आखिर पुत्र को कितने दिनों तक छोड़कर रह सकते थे। और अब तो प्रमोद के साथ साथ उन्हें छाया पर भी ममता हो गई। उनका क्रोध महीने 1.5 महीने से अधिक न ठहर सका। वह समाज के पीछे अपने प्यारे पुत्र को नहीं छोड़ सकते थे। हृदय कहता था, चलो मना लाओ, बेटा अभिमानी है तो पिता को नम्र होना चाहिए, किंतु आत्माभिमान आकर उस समय गला पकड़ लेता। पुत्र के दरवाजे स्वयं उसे मनाने के लिए जाना उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल न जान पड़ा। वह तो पुत्र ही है, यदि पिता के पास तक आ जाए तो क्या उसकी शान में फर्क आ जाएगा। सारांश यह है कि चंद्रभूषण और सुमित्रा बहू बेटे के लिए व्याकुल होते हुए भी उन्हें बुला न सके। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर कहा, प्रमोद बहुत दुबला हो गया है और कुछ बीमार सा है। माता का हृदय पानी पानी हो गया। उसने उसी समय एक नौकर के हाथ कुछ रुपए भेजकर कहला भेजा कि प्रमोद आकर उनसे मिल जाए। रुपए तो प्रमोद ने ले लिए क्योंकि उन्हें आवश्यकता थी, परंतु वे घर न आ सके। उन्होंने समझा माता ने पिता की चोरी से बुलवाया है, इसीलिए जिस घर में वे पैदा हुए, वहाँ के जलवायु में पलकर इतने बड़े हुए, उसी घर में चोर की तरह जाना उन्हें नहीं भाया और वे गए नहीं। उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इससे सुमित्रा को बड़ा दुख हुआ। वे उठते बैठते चंद्रभूषण से इसी बात का आग्रह करती कि वे स्वयं प्रमोद को लेने जाएं। उसे मनाने में उनकी प्रतिष्ठा थोड़ी ना कम पड़ जाएगी। दशरथ ने बेटे के लिए प्राण दे दिए थे, यहाँ तो जरा से सम्मान की ही बात है। पिता का हृदय तो स्वयं ही पुत्र के लिए विकल हो रहा था। वे तो स्वयं चाहते थे कि अब सारी जिम्मेदारी सुमित्रा के सिर पर छोड़ वे पुत्र को मनाने चलें। कहीं छाया पैर छूने आई तो लाख वैश्या की लड़की है, पर अब तो मेरी पुत्र वधू है, क्या मैं खाली हाथ ही पैर छुआ लूँगा। सराफे की ओर घूम गए। वहाँ एक जोड़ी जड़ाऊ कंगन खरीदे और जेब में रखकर 10 कदम भी न चले थे कि सामने से प्रमोद आते हुए दिखे। चंद्रभूषण के पैर रुक गए। प्रमोद भी ठिठके। झुककर उन्होंने पिता के पैर छू लिए। चंद्रभूषण की आंखों से गंगा यमुना बह निकली। प्रमोद के भी आंसू ना रुके। दोनों कुछ देर तक इस प्रकार आंसू बहाते रहे और कोई बातचीत न हुई। अंत में गला साफ करते हुए चंद्रभूषण ने कहा, चलो बेटा, तुम्हारी अम्मा रात दिन तुम्हारे लिए रोया करती हैं। प्रमोद ने कोई आपत्ति नहीं की, चुपचाप पिता के साथ चले गए। उस दिन वे बहुत रात घर लौटे। उनकी बाट जोहते जोहते भूखी प्यासी छाया सो गई। जब प्रमोद अपने कमरे में पहुंचे तो 12 बज रहे थे। इस समय छाया को जगाना उन्होंने उचित नहीं समझा। विलम्ब से लौटने का दुख था और छाया उनकी प्रतीक्षा में भूखी ही सो गई थी। उन्हें छाया के ऊपर दया आई। उसके सिर पर हाथ फेरते फेरते वे नींद की प्रतीक्षा करने लगे। छाया गाढ़ी निद्रा में सोई थी। उसके चेहरे पर कभी हंसी और कभी विषाद की रेखाएं खिंच जाती। प्रमोद यह देख रहे थे। आज उन्हें अपने व्यवहार तीर की तरह चुभने लगे। इस सोच विचार में वे सो गए। छाया की नींद खुली तो घड़ी की ओर देखा 1:30 बज रहे थे। पास ही प्रमोद सुख की नींद ले रहे थे। वह व्याकुल सी हुई। उसने अपने आप को ना जाने कितना धिक्कारा। ऐसी नींद भला किस काम की। वे आए और भूखे प्यासे सो रहे। यह निगोड़ी आंखें नहीं खुली। यह सदा के लिए क्यों नहीं बंद हो गई। कभी ना खुलने के लिए ही तो मुंदी थी ये, फिर खुलने के समय क्यों ना खुली। इस प्रकार के अनेक विचार उसके मस्तिष्क में आ रहे थे और छाया को विकल कर रहे थे। बाकी रात वह सो न सकी। करवटें बदल कर ही उसने सारी रात बिताई। सवेरे उठकर उसने प्रमोद का कोट टटोला। उसकी जंजीर ज्यों की त्यों पड़ी थी। दूसरे जेब में 25 रुपए भी थे। जंजीर बेची भी नहीं, गिरवी भी नहीं रखी, फिर ये रुपए आए कहाँ से। प्रमोद प्रयत्न करने पर भी छाया की उलझन को सुलझा न सका। सवेरे प्रमोद सोकर उठे तब उनका चेहरा और दिनों की अपेक्षा अधिक प्रसन्न था। उठने पर उन्होंने छाया से पिता की मुलाकात, अपने घर जाने की बात और वहाँ के सब लोगों का व्यवहार और बर्ताव सभी बताया। छाया सुनकर प्रसन्न हुई, किंतु उस घर में छाया भी प्रवेश पा सकेगी या नहीं,
इस विषय में प्रमोद ने कुछ कहा और ना ही कुछ छाया ने पूछा। अब प्रमोद की दिनचर्या बदल गई। वह सवेरे उठते ही माँ के पास चले जाते, वहीं हाथ मुंह धोते, दूध पीते, फिर अखबार पढ़ते पढ़ाते, मित्रों से मिलते जुलते करीब 11 बजे घर लौटते। इस समय उन्हें घर आना ही पड़ता, क्योंकि छाया उन्हें भोजन कराए बिना ना खाती थी। छाया को अब प्रमोद के सहवास का अभाव बहुत खटकता था, किंतु वह प्रमोद से कुछ ना कह सकती थी। वह कुछ ऐसा अनुभव करती थी जैसे प्रमोद के चरणों पर अपना सर्वस्व निछावर करके भी वह प्रमोद को उस अंश तक नहीं पा सकती है जितना एक सहधर्मिणी का अधिकार होता है। इस प्रकार 6 महीने और बीत गए। आज वही तिथि थी जिस दिन छाया और प्रमोद के विवाह के पवित्र बंधन में बंध दोनों एक हो गए थे। आज वह बड़ी प्रसन्न थी। सवेरे उठते ही उसने स्नान किया, एक गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी पहनी, कुछ जो आभूषण थे वह सब पहन प्रमोद के उठने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रमोद उठे और प्रतिदिन के नियम के अनुसार पिता के घर जाने लगे। छाया ने पहले तो रोकना चाहा, किंतु फिर कुछ सोचकर बोली, आज जरा जल्दी लौटना। क्यों, कोई विशेष काम है? प्रमोद ने पूछा। आज अपने विवाह की वर्षगांठ है, कुछ प्रसन्नता और कुछ संकोच के साथ छाया ने उत्तर दिया। होगी, उपेक्षा से कहते हुए प्रमोद ने साइकिल उठाई और वे चल दिए। छाया की आंखें डबडबाई। वह कातर दृष्टि से प्रमोद की ओर तब तक देखती रही जब तक वे आंखों से ओझल न हो गए। फिर भीतर आकर अनमनस्क भाव से घर के काम काज में लग गई। भोजन में आज उसने कई चीज़ें जो प्रमोद को पसंद थी बनाई, किंतु इधर भोजन का समय निकल जाने पर भी प्रमोद घर न लौटे तो वह चिंतित हुई। उससे न रहा गया। उठकर वह प्रमोद के घर की तरफ चली। जहाँ न जाना चाहती थी वहीं गई, जो कुछ ना करना चाहती थी वही किया। घर के सामने पहुंचकर उसने देखा कि चंद्रभूषण तख्त पर बैठे हैं। छाया को देखते ही वे कुछ स्तंभित से हुए, किंतु तुरंत ही आदर के भाव को प्रदर्शित करते हुए बोले, आओ बेटी आओ, कैसे आई हो, आओ बैठो। छाया को ससुर से इस सद्व्यवहार की आशा न थी। वह उनके इस व्यवहार पर बड़ी प्रसन्न हुई। उसकी समझ में ही ना आया कि वह प्रमोद के विषय में कैसे पूछे। इसी पसोपेश में वह कुछ देर चुपचाप खड़ी रही। अंत में अपने सारे साहस को समेटकर उसने पूछा, वे कहाँ हैं? किसे? प्रमोद को पूछती हो? वह तो इधर कल शाम से नहीं आया, पर हाँ, वह प्राय मिस्टर अग्रवाल के यहाँ बैठता है। तुम ठहरो, मैं उसे बुलवाए देता हूँ, चंद्रभूषण ने उत्तर दिया। उधर प्रमोद की माँ दरवाजे की आड़ में खड़ी खड़ी छाया को निहार रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कैसी चांद सी है, चाल ढाल से बिल्कुल कुलीन घर के बहुओं के और बेटियों के जैसी है और उनसे कुछ अधिक ही जचेगी। बातचीत का ढंग कितना अच्छा है, स्वर कितना कोमल और मधुर है। चूल्हे में जय वह समाज जिसके कारण मैंने इस हीरे के टुकड़े को अपने घर में अपनी आँखों के सामने नहीं रखा। छाया फिर बोली, आप उन्हें ना बुलवाइए, मुझे ही वहाँ पहुँचा दें। अच्छी बात है, कहे चंद्रभूषण ने अपने एक विश्वास पात्र नौकर के साथ छाया को मिस्टर अग्रवाल के घर भेजकर भीतर आया और पत्नी से कहा, वह लड़की जिसके साथ तुम्हारे बेटे ने ब्याह किया था आई थी आज। पत्नी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, वह बेचारी तो तुम्हारे दरवाजे तक आई और तुमसे इतना भी न बन पड़ा कि उसे घर के भीतर लिवा लाएं। चंद्रभूषण सिर खुजाने लगे। वाह, मैंने तो तुम्हारे डर के मारे ही नहीं बुलाया, नहीं तो बुलाने को क्या था, अपनी ही तो बहू है। वे फिर उठकर भीतर गए। अलमारी से वही कंगन की जोड़ी जो उस दिन खरीदी थी लाकर पत्नी के सामने धर दिया। बोले, लो, अब जब आवे तो उसे यह कंगन पहना देना। सुमित्रा ने चकित दृष्टि से एक बार कंगन और एक बार पति की ओर देखा, फिर प्यार किंतु तिरस्कार के स्वर में बोली, मेरे लिए तो ऐसे कंगन कभी नहीं लाए थे, अपनी बहू के लिए कैसे चुपचाप खरीद लिया, किसी को मालूम भी नहीं हुआ। अरे, ऐसे कंगन के लिए तो कलाई भी वैसी होनी चाहिए। कहते कहते चंद्रभूषण बाहर चले गए। कंगन उठाकर सुमित्रा ने रख लिए। उसी दिन से फिर छाया की बाट जो होने लगी। छाया ने मिस्टर अग्रवाल के घर पहुंचकर देखा, प्रमोद ताश के खेल में तल्लीन है। वहाँ पर कई युवक और युवतियाँ थीं। प्रमोद सबसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वहाँ पर मिस्टर अग्रवाल की कन्या शांता को छोड़कर छाया किसी को नहीं पहचानती थी। शांता से छाया का परिचय भी प्रमोद ने ही करवाया था। शांता प्रमोद की बाल सहेली थी। वे उसका बहुत आदर करते थे, किंतु आज प्रमोद का शांता के पास इस तरह बैठे रहना, छाया की उपेक्षा करना छाया को बड़ा कष्टकर जान पड़ा। वह सोचने लगी, यहाँ ना आती तो अच्छा होता। वह बैठ ना सकी।
10 मिनट तक चुपचाप खड़ी देखती रही। अंत में शांता की नज़र उस पर पड़ी। उसने छाया को आदर के साथ बिठाया। प्रमोद को छाया का इस प्रकार उसकी खोज में ही सही उसके मित्रों के घर तक पहुंचना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने वहीं सबके सामने उसे डांट दिया। वे सिर से पैर तक जल उठे। वहाँ कुछ देर बैठकर फिर वे अपने घर आए। घर पहुंचकर उन्होंने छाया को खूब आड़े हाथों लिया। जो कुछ जी में आया क्रोधवश कहते गए। क्रोध में न मनुष्य में बुद्धि रह जाती है न विवेक। प्रमोद ने जो कुछ कहना था वह भी कहा और जो कुछ नहीं कहना था वह भी कहा। अंत में उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि तुम अपने परिवार की चाल क्यों छोड़ोगी? गली गली घूमोगी नहीं तो काम कैसे चलेगा? तुम तो मालूम होता है वही करोगी जो तुम्हारी माँ आज तक कर रही है। छाया कट सी गई। अपमान उसके चेहरे पर तड़प उठा, किंतु वह बोली कुछ नहीं। वह जानती थी कि कुछ बोलकर अपना अहित छोड़कर वह कुछ नहीं कर सकती। अंत तक अपने इस कार्य के लिए वह विनम्र भाव से प्रमोद से क्षमा मांगती रही और इस बात का आश्वासन देती रही कि अब उससे ऐसी भूल कभी नहीं होगी। किंतु प्रमोद अपने को शांत न कर सके। वे उन्मत्त की तरह टहलते और कभी चुपचाप लेट जाते। अंत में कुछ देर तक इधर उधर टहल कर वे छाया से बोले, छाया, मैं तो मिस्टर अग्रवाल के घर जा रहा हूँ, वहाँ मुझे कुछ शांति मिलती है। छाया के पास पहुँचकर मैं एक प्रकार के सुख और शांता के पास पहुँचकर मैं एक प्रकार के सुख और शीतलता का अनुभव करता हूँ। वहाँ मैं सारी दुश्चिंताओं से क्षण भर के लिए अपने आप को मुक्त पाता हूँ। वहाँ मैं जितना अधिक रहूँ रहने दिया करो। तुम्हारे पास मुझे सिवा ग्लानि और क्षोभ के कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे पास मैं शांति नहीं किंतु अशांति ही अधिक पाता हूँ। शीतलता नहीं, मुझे जलन होती है और यह सच में तो छाया है, परंतु अब मैं तुमसे घृणा करने लगा हूँ। तुम्हारी माँ के घर की दासी का आना जाना मैं संदेह की दृष्टि से देखता हूँ। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रह गया है। अब तुम मेरे पीछे मत पड़ो, तुम्हें स्वतंत्र किए देता हूँ। तुम चाहो तो अपनी माँ के पास जाकर सुख से रह सकती हो। मैंने तो तुम्हारे साथ इतने दिनों तक रहकर भर पाया। अब बस और अधिक मुझे अपने साथ रहने के लिए विवश मत करो। रोने धोने का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। जहाँ मैं थोड़ी शांति पाता हूँ वहाँ जाने दो। कहकर प्रमोद बाहर चले गए। छाया वहीं धरती पर लेट कर फूट फूट कर रोने लगी। आज उसे मालूम हुआ कि वह कितनी असहाय, कितनी विवश और कितनी दुर्बल है। संसार उसे शून्य होता जान पड़ा। उसे ऐसा लगता था जैसे उसका सर्वस्व कोई बरबस उससे छीन लिए जा रहा हो। वह चीख पड़ी और रोते रोते बेहोश हो गई। पड़ोस की कुछ स्त्रियों ने आकर उसके मुंह पे पानी के छींटे दिए। छाया उठ बैठी। उस दिन वह भोजन न कर सकी। इस प्रकार विवाह की पहली वर्षगांठ संपन्न हुई। प्रमोद बहुत रात गए घर लौटे। तब तक सोई न थी छाया, वह अभी भी रो रही थी। छाया की अवस्था पर प्रमोद को दया आ गई। उन्हीं की ओर से संग्राम संधि का प्रस्ताव पेश हुआ। सुलह हुई और दोनों ने साथ भोजन किया। रात अच्छी कटी, किंतु सवेरे फिर वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अभी है आरंभ हो गए। प्रमोद कुछ तेज बातें कह के चल पड़े और छाया रोती रही। राजरानी अपनी पुत्री की दुरावस्था के विषय में दिन प्रतिदिन सुना करती थी और फिर उन्होंने अंतिम शस्त्र फेंका। दासी से कहला भेजा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। छाया चाहे तो आकर मेरे साथ सुख से रह सकती है। यहाँ इतनी बड़ी कोठी और लाखों की संपत्ति उसी की तो है। वह इतना कष्ट क्यों झेल रही है? अभी उसकी माँ तो जीवित है, इतना तो सोच ले। छाया ने उनके उत्तर में माँ से कहला भेजा, मेरी नसों में सीता और सावित्री का खून दौड़ रहा है। मैं आर्य महिला हूँ। मैं अपने पति को छोड़कर, उनके चरणों को छोड़कर नहीं जा सकती। सीता और सावित्री का महान आदर्श मुझसे कहता है कि पति ही मेरा परमेश्वर है। पति को छोड़कर स्त्री का कहीं दूसरी जगह जाना गति नहीं हो सकती। उनसे कहना कि मेरी माँ तो मर चुकी है, मैं उन्हें अपनी माँ नहीं समझती। मेरी माँ होती तो मेरी ही तरह वह भी पवित्र जीवन बिताती। इस उत्तर से राजरानी के स्वाभिमान को धक्का लगा। उसने सोचा अभी और ठोकरें खाने के बाद उसकी अक्ल ठिकाने आवेगी, तब अपने आप चली आएगी। जैसे ही दासी घर के बाहर निकली, प्रमोद ने घर में प्रवेश किया। वह सिर से पैर तक जल उठे। घर के अंदर जाते ही बेकसूर छाया पर सारा क्रोध उतार दिया। छाया के हर छोटे कार्य को वह संदेह से देखती। उन्हें उसके ऊपर विश्वास न रह गया। उनकी हर एक भावभंगी में उन्हें छल, धोखा दृष्टिगोचर होता था। उन्होंने दासी के आने का कारण पूछा और छाया ने सच सच कह दिया। फिर भी वे विश्वास न कर सके। क्रोध में उन्मत्त से हो गए। क्रोध से बोले, छाया तुम जाओ अपनी माँ के साथ रहो, मेरा पिंड छोड़ दो। तुम्हारे साथ रहने से मुझे कष्ट भर होता है
और कुछ नहीं। मैं अपने आप तो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम अपने आप ही अपनी माँ के पास चली जाओ तो मेरे ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी ना रह जाएगी। मेरा कहना मानो, मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो छाया। तुम भी सुख से रहोगी और मैं भी सुख से रहूँगा। छाया ये बातें चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जाते उसने हिचकियों के साथ कहा, प्रमोद, तुम बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो मैं कर दूंगी। व्यंग और उपेक्षा की हंसी के साथ प्रमोद ने कहा, हाँ, यही चाहता हूँ छाया, मुझे बंधन मुक्त कर दो। जिस दिन तुम मेरी इस बात को मान लोगी मुझे बहुत शांति मिलेगी। शाम को घर लौटकर प्रमोद ने देखा छाया अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही है। उसकी आंखें कदाचित एक बार प्रमोद को देख लेने की प्रतीक्षा में खुली थी। प्रमोद के आते ही एक हिचकी के साथ उसने आंखें बंद कर ली। प्रमोद पागलों की तरह छाया की लाश पर गिर पड़े। आज भी प्रमोद नन्ही सी पोटली जिसमें छाया का चित्र और उसका अंतिम पत्र है, बड़ी सावधानी से हृदय में लगाए हुए नगर के सुनसान स्थानों में खंडरों में देखे जाते हैं। वे न किसी से बोलते हैं, न किसी की बात का उत्तर देते हैं। हाँ, अपने आप ही वे कभी कभी एक विचित्र प्रकार की आवाज़ से कुछ कहते हैं जिसको बस वे ही समझ सकते हैं और कोई नहीं। तो इस तरह आप लोगों ने सुनी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक प्रसिद्ध कहानी वेश्या की पुत्री। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और सुनते रहिए महत्वपूर्ण कहानियाँ। तो फिर मिलेंगे इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।